चलिए तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे माउथ से। तो आइए माउथ के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं और मैं उन्हीं खास चीज़ों पर फोकस करूँगा जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे दांतों पर, दैट आर टीथ। तो ह्यूमंस में जो टीथ है उसके लिए स्पेसिफिक टीथ फॉर्मूला है, दैट इज स्पेसिफिक डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। तो आइए थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर अपॉन ICPM 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, इंसीजर 2, फिर कैनाइन 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये ऊपर नीचे के हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गया एडल्ट की बात। अब अगर हम बच्चों में देखेंगे, बच्चों में तो ये हो जाता है 2102 अपॉन 2102। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे दांत दो टाइप के हो गए, डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। डाइफायोडोंट टीथ वो टीथ होते हैं जो हमारी लाइफ में 2 बार आए, और मोनोफायोडोंट वो टीथ होते हैं जो हमारी लाइफ में केवल 1 बार आए। तो देखिए, बच्चों में प्रीमोलर एक भी नहीं है, लेकिन एडल्ट में कितने हैं? 2। तो 2 प्रीमोलर्स, और यहाँ पर बच्चों में 2 मोलर हैं और यहाँ एडल्ट में 3, तो यानी 1 एक्स्ट्रा आ गया एडल्ट में। तो और 1 मोलर, ये मोनोफायोडोंट टीथ हो गए, ये मोनोफायोडोंट टीथ हो गए, और बाकी सारे डाइफायोडोंट। और हमारे स्पेसिफिक टीथ की क्या बात है कि दीज आर थीकोडोंट, 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 that are the tooth are present in specific cage like structure known as theca। इसके अंदर धसे हुए हैं हमारे टीथ, थीका के अंदर, कैविटी के अंदर। ठीक है, चलिए टीथ की बात खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे थे हमारी टंग की। टीथ हो गया, अब हम बात करते हैं हमारी टंग की। तो देखिए फ्रेंड्स, टंग, टंग इज अटैच्ड to floor of buccal cavity by frenulum। फ्रीनुलम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या आ जाते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स पे। फटाफट से मैं आपको खास चीज़ें बता रहा हूँ। सलाइवरी ग्लैंड, तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलरी, आपको पता ही है। खास बात ये याद रखिए कि दी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ठीक है फ्रेंड्स, सब जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम कहाँ आ जाएं फ्रेंड्स? उसके बाद हम हमारे गट के सेक्शन पे आ जाते हैं। गट का सेक्शन, तो मैं आपको गट का सेक्शन एक दिखाना चाहूँगा। गट का सेक्शन है नहीं हमारे पास, तो हम बना लेते हैं। गट के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या होती है? आउटर से इनर चलें तो सबसे पहले होगी सेरोसा, ये आउटर है, ये इनर है। सेरोसा, मस्कुलर लेयर,
मस्कुलर लेयर, उसके बाद हमारी सब म्यूकोसा, और उसके बाद हमारी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ठीक है फ्रेंड्स। मस्कुलरिस में होती है हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैंने बना दी, और इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर। ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे प्लेक्ससेस होते हैं जो नर्व सप्लाई के लिए प्लेक्सस होते हैं। प्लेक्सस मतलब होता है गुच्छा, नर्व का, ब्लड का, ब्लड वेजल्स का, कोई भी प्लेक्सस हो सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दो प्लेक्सस पढ़ते हैं। पहला होता है आउटर प्लेक्सस और दूसरा होता है इनर प्लेक्सस। आउटर प्लेक्सस एंड इनर प्लेक्सस। आउटर प्लेक्सस कौन सा होता है? आउटर वाला प्लेक्सस होता है, उसको हम बोलते हैं मायेंट्रिक या फिर ईयरबैक प्लेक्सस। मायेंट्रिक या फिर ईयरबैक, मायेंट्रिक या ईयरबैक प्लेक्सस, ये आउटर प्लेक्सस होता है। दैट इज इट इज प्रेजेंट बिटवीन longitudinal and circular muscles. It is present between longitudinal and circular muscles, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर प्लेक्सस। ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द गट मसल्स। गट की जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट ये रेगुलेट करता है। और वहीं हमारा दूसरा प्लेक्सस है इनर प्लेक्सस, जिसको हम बोलते हैं मीजनर प्लेक्सस, मीजनर प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस। मीजनर प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब सब म्यूकोसल क्या बोला हमने? अब देखिए, तो ये कहाँ होगा, खुद दिमाग लगाइए। सबसे पहले आता है सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडनल आउटर, इनर सर्कुलर, सर्कुलर मस्कुलर लेयर खत्म हुई तो उसके बाद हमारी आ गई है सिरोसा, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड सब म्यूकोसा। तो ये कंट्रोल क्या करता है? हमारी मीजनर्स है। मीजनर्स मतलब मिक्सिंग। तो यानी ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम के रिलीज को प्रमोट करेगा, रेगुलेट करेगा के सीक्रीशन को। ठीक है, सीक्रीशन को ये कंट्रोल करेगा। अब हम हमारे अगर डायग्राम में देख लें यहाँ पर, तो देखिए मायेंट्रिक प्लेक्सस तो हमारा यहाँ होगा, मायेंट्रिक प्लेक्सस, और मीजनर प्लेक्सस हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा। इज इट क्लियर? चलिए, हमारा ये भी हो गया। अब अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक स्टमक में होंगी, लिवर इटसेल्फ इज अ ग्लैंड। इसी पर मेरे को याद आता है कि दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे दैट इज लिवर, और अगर एंडोक्राइन कर दिया तो थायराइड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड, ये हमें ध्यान रखना है। फटाफट से हम लिवर के बारे में डिस्कस कर लें फ्रेंड्स। तो देखिए, लिवर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। और ये क्या काम करता है? ये बहुत सारे विटामिन बनाता है, जैसे इट फॉर्म्स विटामिन ए, डी, ई, के, B12। ठीक है, इनका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, आरबीसी बनाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब करता है ये। और ये क्या करता है? इट स्टोर्स
these vitamins as well as form vitamin A from beta carotene। एनसीईआरटी आपने इसी की पढ़ी होगी, उसमें जिक्र कर रखा है ग्लिसल्स कैप्सूल का। तो ग्लिसल्स कैप्सूल क्या है? ग्लिसल्स कैप्सूल जो होता है वो हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करके रखता है। जो हमारा हेपेटिक लोब्यूल होता है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की, उसको कवर करके रखता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। मैमेलियन लिवर में ही ग्लिसल्स कैप्सूल प्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैमेलियन लिवर में ही ग्लिसल्स कैप्सूल प्रेजेंट होगा, मैमल्स में ही। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप सबको पता ही है। उसके बाद पेंक्रियाज आ जाती हैं। पेंक्रियाज के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, आप सभी पढ़ के बैठे हैं। मैं खास बातें बताऊंगा क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है और ये 10 या 15 मिनट में इसको हम कवर नहीं कर सकते। तो मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ जहाँ हमें ज़रूरत है। एक चीज़ और हम देख लें कि ये जो म्यूकोसा है, इट फॉर्म्स रियुगे एंड विलाई। रियुगे क्या होते हैं? इर्रेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक। जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा in stomach forms rugae and digestive glands। ठीक है, ये म्यूकोसा से डिराइव होते हैं और वहीं पर ये विलाई बना देती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई बना देती है और स्टमक में ये रूगे बना देती है। दीज आर इर्रेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक। ठीक है, चलिए हमारी ये बात भी खत्म हो गई म्यूकोसा के बारे में। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, समझ रहे हैं ना। एक चीज जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 शब्द आ जाते हैं हमारे। एक तो बोलस, दूसरा काइम, और तीसरा थर्ड वन इज काइल। काइम, काइल एंड बोलस, वी गेट कंफ्यूज इन दिस टर्म्स। तो एक जगह लिख लीजिए कि बोलस होता है फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा। काइम इज फूड मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूसेस एंड काइल इज फूड मिक्स्ड विथ इंटेस्टाइनल जूसेस। चलिए, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम डाइजेशन पे, आपको मेजर एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब पता ही होंगे बिकॉज यू आर immensely practicing for NEET examination and these are the basis that the enzymes and hormones। ओके, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा। नहीं पता हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप कमेंट्स में लिखेगा, मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चों को कहाँ दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि अब ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड in the mouth itself by salivary amylase working at acidic pH that is 6.8। okay friends, मैं आपको खास चीज़ें बताने पे ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, एक चीज़ आप फटाफट से देख लीजिए कि ये हमारा फेरिंग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा फेरिंग्स है, ये हमारा है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के नीचे है हमारा विंड पाइप। ठीक है,
ये है हमारा ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक, ये हमारा डुओडेनम। ठीक है। अब ये जो मैंने वायलेट कलर से बना रखे हैं, तो ये देखिए ये किस किस के बीच में, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए ये देखिए, ये मैंने अपनी MBBS की बुक से लिया है, आपको आप समझने में आसानी होगी। ये हमारा स्टमक का एक सेक्शन है जैसा अंदर से दिखता है, तो ये देखिए पाइलोरस, ये पाइलोरिक पार्ट है। हमने स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फंडर, कार्डियक, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। ठीक है। पाइलोरस के बारे में खास बात ये है कि पेप्टिक अल्सर्स का ये कॉमन साइट है, दैट इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और एंट्रम के बारे में खास बात ये लिखा हुआ तो नहीं है कि जो हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन, वो यहाँ पर एक्टिवली सीक्रेट होता है, मतलब 98% गैस्ट्रिन यहाँ से सीक्रेट होता है। और जो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गैस्ट्रिन हार्मोन HCl प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपको क्लियर है। ये एक क्रॉस सेक्शन है, आप देख सकते हैं, सबसे आउटर में सेरोसा, फिर आउटर मस्कुलर लेयर, इनर मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। तो देखिए सेरोसा, आउटर मस्कुलर, इनर, यहाँ पर हमारा कौन सा प्रेजेंट होगा, आयुर्बेक प्लेक्सस, और यहाँ पर हमारा मीजनस प्लेक्सस होगा, सब म्यूकोसा और इनर मस्कुलर लेयर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल। एक चीज अब हम एब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खास बात क्या है। तो आई एम रिपीटिंग कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कहाँ कहाँ होता है, एक होता है माउथ में, एक होता है माउथ में, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल कहाँ होता है, लिवर मत लिखना, दैट इज स्टमक। लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो अगर हम ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना होगा, तो लिवर पर लोड बढ़ेगा, इसलिए लिवर डैमेज होता है अल्कोहल ज़्यादा पीने से, ना कि इस वजह से कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन वहाँ हो रहा है। ठीक है, ये भ्रांति गलत है। अब हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ किस किस का कैसे होता है, कहाँ कहाँ किस किस का कैसे होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए रोडों पे अभी भी लॉकडाउन है, फिर भी लोग बाइक ऐसे चला रहे हैं, पता नहीं क्या। हमें पढ़ना है और अच्छे सिटीजन बनना है, ठीक है, बनेंगे ना अच्छे सिटीजन, बिल्कुल। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, तो मैं सिंपल से डायग्राम से आपको ये समझा दूंगा। देखिए ये देखिए, ये हमारी इंटेस्टाइन की विलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि गट के ल्यूमन से, इस ल्यूमन से पहले इन एपिथेलियम सेल्स में आए एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, और उसके बाद वो फूड मटेरियल ब्लड में चला जाए, उसी को हम एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो अब ये होता कैसे है, तो सबसे पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कैसे होता है, तो देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, स्पेस की वजह से मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो देखिए इट इज़ बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये आपको अच्छे से पता होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, नहीं पता हो तो मैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगा। ये रहा ग्लूकोज, ये रहा सोडियम, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से वो इसके अंदर चले जाते हैं, और फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो ब्लड में चले जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज कैसे करता है भाई, फ्रक्टोज इसके अंदर जाता है कैसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और ऐसे चला जाता है सिंपल डिफ्यूजन से। कौन, फ्रक्टोज। अब अगर आपने ये समझ लिया तो फिर तो आपको अमाइनो एसिड का दिक्कत ही नहीं आने वाली, क्योंकि अमाइनो एसिड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया। कैसे बन गया ये देख लीजिए आप। ग्लूकोज का पहला स्टेप, इसका पहला स्टेप, दैट इज बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फ्रक्टोज का दूसरा स्टेप, इसका दूसरा स्टेप बाय डिफ्यूजन। ये अमाइनो एसिड का हो गया। ठीक है फ्रेंड, इट इज क्लियर। चलिए, एब्जॉर्प्शन हमारा हो चुका है। अब डाइजेशन, या फिर पहले, अब चलिए हम डाइजेशन कर लेते हैं कि अब डाइजेशन में खास बात क्या रखनी है। जहाँ आप पगला जाते हैं तो आप पगला जाते हैं दो शब्दों में। पहला इन भैया में, पहला इन भैया में और दूसरा इन भैया में। कईयों को तो पता भी नहीं होगा ये, तो देख लीजिए। रेनिन और रेनिन, ये वाला रेनिन है, इट इज एंजाइम, it is enzyme, and this renin, it is hormone। अगर नहीं याद हो तो ये देख लीजिएगा, लेटर कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4 5 6 लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 6 6 लेटर इसमें। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए, पक्का, ठीक है। ये रेनिन एंजाइम है जो क्या करता है, जो कर्ड होता है उसको डाइजेस्ट करता है, केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन इन्फेंट्स। तो अब अगर मैं पूछ लूं कि एडल्ट्स में कौन डाइजेस्ट करता है कर्ड के केसिन प्रोटीन को, तो उसका नाम है, उसका क्या नाम है, कमेंट में लिखिए, लिखो लिखो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसकी अगर आपको मतलब समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि न्यू एस्पिरेंट्स को हिंदी आती है। ओके फ्रेंड्स, तो एडल्ट्स में कर्ड के केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, नोट इट डाउन। चलिए बैक टू दिस। रेनिन हार्मोन हमने कहाँ पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। अब वो एक्सक्रीशन जब पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज जहां आप कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियस हार्मोन निकलता है कहाँ से, पेनक्रियास से, और ये दोनों निकलते हैं हमारे इंटेस्टाइन से। ठीक है, चलिए, प्लेक्सस मैंने आपको बता ही दिया है ना फ्रेंड्स। मेरे को ऐसे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, लेकिन मेरे को रिव्यू मिल रहे थे कि लिख के पढ़ाइए, देन आई एम ट्राइंग। एक चीज़ हाँ मैं आपको बता दूं, काइलोमाइक्रोन और मिसल्स में आप कंफ्यूज रहते हैं। काइलोमाइक्रोन और मिसल्स में, या ऐसा करते हैं, काइलोमाइक्रोन और मिसल्स, मिसल्स और काइलोमाइक्रोन। मिसल्स क्या होते हैं, मिसल्स आर नथिंग बट
द एग्रीगेशन ऑफ बाइल सॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, एग्रीगेशन ऑफ बाइल सॉल्ट ओवर ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड्स। These are the aggregation around monoglycerides, triglycerides and free fatty acids. ठीक है फ्रेंड्स, ये करते क्या है, जनरली अगर ट्राइग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स अपने नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो इनका बैक कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है, यानी मोनोग्लिसराइड वापस से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर वापस से कंपाउंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हमें अनस्टेबल करके इन्हें इनएक्टिव करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, इनको इनएक्टिव बनाने का तरीका होता है इनके चारों तरफ बाइल्ड सॉल्ट्स की एक लेयर फॉर्म करने का, जो कि बाहर से नेगेटिवली चार्ज है तो वाटर में सॉल्यूबल रहती है, और अंदर से ये स्टिरॉल न्यूक्लियस होता है जो कि नॉन पोलर होता है। तो ये क्या करता है, इन फैटी एसिड्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो एक तरह से ये एक सिस्टम बन जाता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और मिसल क्या करते हैं, इन सभी को जो इंटेस्टाइन की विलाई होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, और वहाँ तक पहुँचाने के बाद मिसल्स खुल जाता है और ये ट्राइग्लिसराइड बाहर निकल जाते हैं और विलाई के द्वारा इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही ये पहुँचते हैं तो इनके अराउंड एक प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, प्रोटीन की कोटिंग। तो डेट इज द फैट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट इज नोन एज काइलोमाइक्रोन। ठीक है, द फैट और द ट्राइग्लिसराइड surrounded by protein coat is known as chylomicron, while those surrounded by bile salt is known as micelle. माइसेल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब ये काइलोमाइक्रोन के बन जाते हैं तब ये क्या होते हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में फ्रेंड्स? चलिए, ये हो गया हमारा। अब हम फटाफट से एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, प्रोटीन की कितनी है और फैट की कितनी है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है। तो अब देखिए इसकी कितनी इजी ट्रिक है। मैं निमोनिक्स इसलिए नहीं बताता क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बच्चों को केवल निमोनिक ही याद रह पाते हैं, वो निमोनिक किसके लिए थे, व्हाट दे स्टैंड फॉर, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि निमोनिक्स ऐसे दूँ जो आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखने पड़े, उनके आंसर में ही निमोनिक छुपे हों। जैसे अब ग्रॉस और फिजियोलॉजिकल। अब देखिए, हमने एक संस्था का नाम सुना होगा, CRPF। यही सीक्वेंस है, ग्रॉस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, फिजियोलॉजिकल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, 4.1, 5.65 एंड 9.45। और इनमें क्या है, 4, 4, 9। याद ही नहीं रखना। CRPF कार्बोहाइड्रेट 4.1, 5.65, 9.45 और फिजियोलॉजिकल CRPF 449। याद हो गया है ना फ्रेंड्स? इसी तरीका अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? डिसऑर्डर्स आपको पता ही है, बहुत ही इजी डिसऑर्डर्स हैं इसके, है ना? और बाकी आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि लिवर के अंदर हमने पढ़ा था पोर्टल ट्रायड। ये क्या होता है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स या जो भी ट्यूबुलर सिस्टम एंटर कर रहा होता है या एग्जिट कर रहा होता है, वो एक ग्रुप बना देता है। ट्रायड मतलब होता है 3 का ग्रुप, ट्रायो। तो पोर्टल रिलेटेड विद लिवर। तो क्या होता है, लिवर के अंदर एक तो हेपेटिक आर्टरी होती है, जैसे ये
ये है हेपेटिक आर्टरी। फिर एक होती है हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन, और तीसरी हमारी होती है एक बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, इन तीनों के ग्रुप को बोलते हैं हम पोर्टल ट्रायड। हेपेटिक आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? लिवर के अंदर भी ब्लड लाती है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और बाइल डक्ट क्या करती है? बाइल को बाहर निकालती है लिवर से। ठीक है फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? चलिए, तो यही मैं एंड करना चाहूँगा और आपको एक डायग्राम और दिखा दूँ हमारा। ये देखिए, इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं? म्यूकोसल आर्टरी, मस्कुलरिस म्यूकोसा, एपिथेलियम। तो अगर आप इमेजिन कर पाएँ गट के सेक्शन को, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है ना फ्रेंड्स? ये आपको सारे दिख रहे हैं। ये हो चुका। ये देखिए, इसकी आप, मैं चाहूँ तो आपको पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि माउथ के अंदर आपको सारे प्रोटीन दिख जाएंगे। आर प्रोटीन पे आप फोकस मत करिए, बिल्कुल मत करिए। ये विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये भी आपके काम का नहीं है। ईसोफेगस देख लीजिए, स्टमक में देख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको सब मिल जाएंगे। जो आपने नाम नहीं सुने हो वो बिल्कुल मत पढ़िएगा। मोटिलिन, 5-HT। मोटिलिन क्या करता है? बेसिकली मोटिलिटी बढ़ा देता है। 5-HT छोड़िए, ठीक है ना फ्रेंड्स? ये सब देख लीजिए, आपको एक जगह मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारे दे रखा है एनसीईआरटी ने। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। A student is not good by the knowledge, but by the discipline it holds. Discipline is necessary, so be disciplined. Okay friends, तो इसी के साथ I end today's lecture. Thank you.